सैंड टाइगर बहुत ही साहसी था। यहाँ तक कि जब इसके अंग समीर के सोल सीड फ्लोइंग मड के कारण रेत में डूब गए, तब भी यह हवा में छलांग लगाने में कामयाब रहा और रॉक बैरियर के ऊपर उतरा। रॉक बैरियर 10 मीटर लंबा था और एक इर्रेगुलर पैटर्न में दांतेदार था। सैंड टाइगर उसके ऊपर खड़ा हो गया और उसकी निगाहें समीर पर टिकी थी, जो उसके सबसे करीब था। वो ऊपर उछला। उसका फिगर अभी भी एक थिक ब्लड शेडो से कवर्ड था। आदर्श क्रिम्सन शैडो लेयर की शक्ति से फेमिलियर था, क्योंकि उसके मैजिक शूज की पावर काफ़ी हद तक इसके समान थी। शैडो ने सैंड टाइगर को ज़बरदस्त ताकत दी। आमतौर पर इस तरह के डीमन बीस्ट रेगिस्तान की ज़मीन पर अपनी स्ट्रेंथ का बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे। दांतेदार रॉक बैरियर ने सैंड टाइगर के लिए एक परफेक्ट स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम किया। यह तेज़ी से और तेज़ी से आगे बढ़ा। समीर ने एक बार फिर बीस्ट की स्पीड को कम करके आंका था। वो पहले से ही स्पेल कास्टिंग के बीच में था। फिर भी न तो विंड ट्रैक और न ही अर्थवेव इतनी फास्ट थी कि सैंड टाइगर की छलांग से बच सके। सैंड टाइगर कुछ ही इंच दूर था। समीर डर के साथ उसके विशाल मुंह में नुकीले दांत देख सकता था और एक दुर्गंध उसकी दिशा में बह रही थी। लाइट प्रोटेक्शन सेक्रेट शील्ड। आहन, जो ज्यादा दूर नहीं खड़ा था, उसने तुरंत रिएक्ट किया। उसके लाइट एलिमेंट स्पेल ने तुरंत ही समीर के आसपास बेहद ही मजबूत दिखने वाली शील्ड बना दी। सेंट टाइगर सेक्रेड शील्ड से टकरा गया और ऐसा लगा कि यह मेटल बॉल से टकरा गया हो। उसने समीर को नॉक किया, जिससे वो थोड़ा पीछे खिसक गया, जबकि उसने अपना सिर मौके पर हिलाया जैसे कि उसे कोई झटका लगा हो। समीर पूरी तरह से ठीक था। उसने आहान की ओर एक आभारी नज़र डाली, जिसने अपनी छाती को थपथपाते हुए जवाब दिया। उसे सिग्नल दिया, आगे बढ़ो और जो चाहे करो, मैं तुम्हारी सेफ्टी की देखभाल करूंगा। समीर ने सिर हिलाया और कन्विंस्ड था कि आदर्श ने जिन लोगों को इकट्ठा किया है वो सब एलिट मैजिशियन थे। वे बिना किसी सिग्नल के एक साथ काम करना जानते थे, जिससे उसे बहुत राहत मिली। सच तो यह था कि समीर के पास कोई ऑफेंसिव कैपेसिटी नहीं थी। आर्मी में उसका मेन रोल दुश्मन की स्पीड को डिस्टर्ब करने के प्रभारी मोहरे की थी। सरल शब्दों में वो भीड़ को भड़काने का इंचार्ज था। जैसे ही डिमन बीस्ट अपना ध्यान उस पर लगाते थे, तब बाकी मैजिशियंस बिना किसी रुकावट के अपने स्पेल कास्ट करने लगते थे। समीर के साथ मोहरे के रूप में आदर्श और सादिका ने तुरंत ही अपने इंटरमीडिएट स्पेल कास्ट किए। सेंड टाइगर, जो अभी भी पिछले टक्कर से चक्कर में था, उसे तुरंत ही 2 पावरफुल अटैक्स का सामना करना पड़ा, जिसे उसने दहशत में डॉज किया। सैंड टाइगर की इवेशन काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी। 2 इंटरमीडिएट मैजिशियंस में से केवल आदर्श का रिलेटिवली तेज थंडरबोल्ट इफेक्टिव था, जिसने सैंड टाइगर को वापस समीर के सेटअप में नॉक किया था। सैंड टाइगर का आधा शरीर रेत में डूब गया। रेत में एक चिपचिपापन था, जो अर्थ एलिमेंट सोल सीड की वजह से था। सैंड टाइगर का आधा शरीर रेत में डूबा हुआ था, जिससे वो हिल डुल नहीं पा रहा था। यह हंटर द्वारा बनाए गए ट्रैप में कैद एक जानवर की तरह था। वो कितना भी स्ट्रगल कर रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना ज़्यादा उसने स्ट्रगल किया, उतना ही तेज़ी से वो रेत में डूबता जा रहा था। जाइंट शेडो स्पाइक। आदर्श ने अपनी ताकत को बिल्कुल भी नहीं छिपाया और उसने तुरंत ही शेडो स्पेल कास्ट किया। जाइंट शेडो स्पाइक ने सैंड टाइगर की स्ट्रगलिंग शेडो को पकड़ लिया। सैंड टाइगर की शेडो का पीछा करते हुए एक डार्क एनर्जी एक बाइंडिंग गैस में बदल गई। सैंड टाइगर अब हिल नहीं सकता था, केवल अपने शरीर को धीरे धीरे रेत में डूबते हुए देख सकता था। क्विक सैंड पिट और जाइंट शैडो स्पाइक एक परफेक्ट कॉम्बो थे। बलवान सैंड टाइगर के पास अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करने का भी कोई मौका नहीं था और जल्दी ग्रुप द्वारा ख़त्म कर दिया गया था। ऐसा लगता है कि ग्रीन सिटी का कुख्यात डीमन बीस्ट उतना भयानक नहीं है जितना मैंने सोचा था, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ की रेत नर्म है, इसलिए तुम्हारी अर्थ एलिमेंट सोल सीड की शक्ति काफ़ी बढ़ गई है। सैंड टाइगर को अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने से पहले ही मार दिया गया है। छुटकी ने सहमति व्यक्त की। आदर्श ने चमकती आंखों से कहा, चलो देखते हैं कि सैंड टाइगर के पास किसी तरह की रेयर हड्डी या स्किन है कि नहीं। वे कीमती चीज़ें हैं। आदर्श ने बहुत सारे डिमन बीस्ट को मारा था, इसलिए वो एक वॉरियर लेवल के बीस्ट को ख़त्म करने के बाद समीर की तरह एक्साइटेड नहीं था। उसे बस पैसों की ज़्यादा चिंता थी। अनफॉर्चुनेटली सैंड टाइगर के पास वो नहीं था जो आदर्श ढूंढ रहा था। यहाँ तक कि इसकी सोल भी केवल एक ऑर्डिनरी सोल रेमनेंट थी। उसने ब्लैक पेंडेंट के अंदर सोल रेमनेंट को स्टोर किया, इसे सोल एसेंस में रिफाइन करने के लिए एक रॉ मटेरियल के रूप में माना। वो अपने शेडो एलिमेंट बेसिक स्पेल को 4th टीयर तक इम्प्रूव करने का एम बना रहा था।
कहो आदर्श, तुमने अपने बेसिक स्पेल को 5th टीयर तक इम्प्रूव करने का ट्राई क्यों नहीं किया? आहान ने अपनी भुहें ऊपर उठाते हुए कहा। सादिका जो उसके पास खड़ी थी, उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। 5th टीयर? क्या इसका मतलब ये है कि इस आदमी ने पहले ही अपने बेसिक स्पेल्स को 4th टीयर तक इम्प्रूव कर लिया है? रायज़ादा फैमिली को मैजिक कम्युनिटी में एक फेमस बिजनेस फैमिली माना जाता था। प्रांतों के अधिकांश शहरों में ऐसे बाजार मिल सकते थे जो उनके परिवार के थे, इसलिए बहुत से लोग उनकी फैमिली को आइडियल रिच कहते थे। इसके बावजूद उसने अपनी फैमिली के किसी को भी ऐसा नहीं देखा था जो 4th टीयर पर किसी के बेसिक स्पेल्स को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेंट करने को तैयार हो। 5th टीयर की तो बात ही छोड़िए, जो बेसिकली एक सपना था। चुप। 4th टीयर से 5th टीयर तक एक बेसिक स्पेल को लेवल अप करने के लिए टोटल 7 वॉरियर लेवल सोल एसेंस की ज़रूरत होती है। चलो मुझे पैसे दो और मैं उन्हें तुरंत लेवल अप कर दूंगा, आदर्श ने खींचते हुए कहा। आहान ने इसे आसान बना दिया था, लेकिन अगर हायर टीयर को केवल सर्वेंट क्लास सोल एसेंस की ज़रूरत होती तो वो सच में थोड़े दिन के लिए जंगल में रहने और अपने बेसिक स्पेल को और बेहतर बनाने पर सोच सकता था। हालांकि 5th टीयर के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा थे। 7 वॉरियर लेवल सोल एसेंस का टोटल 100 लाख से ज़्यादा होगा, जिसमें राधा के लिए विंक मैजिक इक्विपमेंट आ सकते हैं जिसे आदर्श खरीदना चाहता था। ऊपर से एक वॉरियर लेवल सोल एसेंस मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम थी। भले ही आदर्श 100 से ज़्यादा वॉरियर लेवल सोल रेमनेंट को इकट्ठा करने में कामयाब रहे, फिर भी ये एक सोल एसेंस बनने के लिए काफ़ी नहीं था। अपने बेसिक स्पेल्स को 5th टीयर तक लेवल अप करना बहुत ही मुश्किल था। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ समय बर्बाद करना बंद करो। सेंड रिवर में तुम्हारे पास करने के लिए बहुत से काम होंगे, छुटकी ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उनके एडवेंचर का सबसे खतरनाक हिस्सा सेंड रिवर थी। भले ही वे राधा को साथ लाए थे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे बिना किसी नुकसान के उस जगह को पार कर सकें। ग्रुप केवल कुछ ही समय तक आगे बढ़ा था जब उन्होंने देखा कि लोगों का एक ग्रुप आगे रेत के गुबार में से उनकी ओर भाग रहा है। जैसे ही ग्रुप करीब आया, आदर्श के क्रू को एहसास हुआ कि वे भी हंटर्स की एक पार्टी थे जो यंग लग रहे थे और वे ज़्यादातर मैजिशियंस थे। जब वे पहुंचे और सेंड टाइगर की लाश देखी तो उनके एक्सप्रेशन तुरंत ही डूब गए। एक फीमेल मैजिशियन जो थोड़ी सांवली थी, वो आदर्श के ग्रुप के पास गुस्से से पहुंची और उन पर उंगली उठाते हुए बोली, कितने बेशर्म हो तुम लोग। हम आधे दिन से सेंड टाइगर का शिकार कर रहे हैं और उसे घायल कर रहे हैं, फिर भी जब हमने कुछ समय के लिए उसका ट्रैक खो दिया तो तुमने हमारा शिकार चुरा लिया। क्या तुम नहीं जानते कि एक हंटर के रूप में तुम्हें बाकी लोगों का शिकार नहीं लेना चाहिए? सांवली फीमेल मैजिशियन ने तीखी और कर्कश आवाज़ के साथ जोरदार तरीके से बात की, जिससे हर कोई अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। आंटी, सेंड टाइगर पहले से ही हम पर अटैक कर रहा था जब हमने इसे देखा। क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि अगर हमें इसे मारने की परमिशन नहीं है तो बीस्ट को हमें जिंदा खाने दें? आहान ने चिढ़ते हुए कहा। तुम किसे आंटी कह रहे हो? मैं 30 साल की भी नहीं हूँ, फीमेल मैजिशियन ने गुस्से से कहा। ओह, लेकिन तुम्हारा टेम्परामेंट वैसा ही है जैसा कि पब्लिक स्क्वायर पर नाच रही आंटीज का होता है जब उनका जगह ले ली जाती है। आदर्श को भी सरकास्टिक कमेंट्स करने का शौक था। वो तुरंत ही शामिल हो गया और आहान के साथ एक डुएट बना लिया। फीमेल मैजिशियन का चेहरा बदल गया और ऐसा लग रहा था कि उसे इन दो डिसरिस्पेक्टफुल लोगों को सबक सिखाने की इच्छा हो रही है। हालांकि काली दाढ़ी वाले मर्दाना लीडर ने आगे बढ़कर उसे रोक दिया। वे यहाँ लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वे अभी डिमन बीस्ट के एरिया में थे। हंटर्स के लिए एक दूसरे की मदद करना बेहतर था, भले ही उन्हें यह अनफेयर लगा कि उनका शिकार चोरी कर लिया गया हो। उन्होंने सबसे पहले सेंड टाइगर को घायल कर दिया था, इसलिए बीस्ट की स्ट्रेंथ अपने पीक पर नहीं थी। ओह अच्छा, ऐसा है। तभी तो सेंड टाइगर से निपटना इतना आसान था, समीर ने कुछ महसूस करते हुए कहा। सेंड टाइगर से लड़ते समय समीर ने पहले ही देखा था कि बीस्ट घावों और चोटों से ढका हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि बीस्ट पहले किसी दूसरे बीस्ट के खिलाफ लड़ चुका होगा। लेकिन अब उसे पता चला कि उसने हंटर्स के एक ग्रुप से लड़ाई लड़ी थी और जब उसे पता चला कि वो उनके लिए कोई बराबरी का नहीं है तो वो भाग निकला। किसी तरह यह आदर्श की पार्टी से टकरा गया, जिन्होंने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। मेरे भाइयों, हमने काफ़ी देर तक सेंट टाइगर से लड़ाई लड़ी, वरना आप इसे इतनी आसानी से नहीं मार पाते। इसके बारे में क्या ख्याल है? चलो देखते हैं कि क्या सेंड टाइगर की लाश में कोई रेयर हड्डी, खून, स्किन या कुछ और है, और हम लूट को आधे में डिवाइड कर लेंगे। काली दाढ़ी वाले लीडर ने फ्रेंडली तरीके से कहा। हालांकि आदर्श इससे खुश नहीं था। इन बेवकूफ़ों ने अपने शिकार का ट्रैक खो दिया था और मांग की कि इतने लंबे समय के बाद शिकार उनका हो।
और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि लूट को आधा बांटे। उनके सपनों में सैंड टाइगर काफ़ी बदनाम था और उसकी लाश भी काफ़ी कीमती थी। रेयर लूट के बिना भी अच्छी हालत में एक लाश की कीमत अभी भी लगभग 1 से 2 लाख होगी। आदर्श को बाकी बातों के बारे में चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब बात पैसों की आती थी तो आदर्श दूसरों को 1% भी देने को तैयार नहीं था। कितने बेशर्म हो तुम लोग, और तुम अपने आप को हंटर कहते हो। छुटकी को भी ये डिमांड पसंद नहीं आई। छोटी लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रही हो? शिकार हमारा था। इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कैसे बिहेव करना चाहिए। फीमेल मैजिशियन ने छुटकी की ओर इशारा करते हुए कहा। हम सिर्फ हंटर्स द्वारा सेट रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। यह बेशर्म कैसे हो सकता है? काली दाढ़ी वाले लीडर ने लंबा चेहरा खींचते हुए कहा। क्या किसी ने तुम्हें अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया है? छुटकी ने पलटवार करते हुए कहा। सीनियर? तुम मजाकिया हो। देखो तुम कितनी छोटी हो। तुम शायद बच्चों का एक ग्रुप हो जो स्कूल से भागे हो। अगर हमने सैंड टाइगर को पहले घायल नहीं किया होता तो तुम सभी अब तक हड्डियों के ढेर बन चुके होते। तुम्हें तो हमें थैंक्स कहना चाहिए। सैंड टाइगर कोई ऐसा बीस्ट नहीं है जिसे केवल तुम बातों से ही संभाल सको। फीमेल मैजिशियन ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। वो बेहद ही परेशान थी और बिना रुके बड़बड़ा रही थी। इस बीच छुटकी ने अपना हंटर बैज निकाला और उसे दिखाया। फीमेल मैजिशियन की आंखें चौड़ी हो गई और उसका मुंह समय पर रुक नहीं सका। वो डिसबिलीफ में छुटकी को देख रही थी और फिर उसके हंटर बैज को। वो कभी छुटकी को देखती, कभी हंटर बैज को। एक हंटर बैज मैजिक इक्विपमेंट के समान था और एक मैजिशियन की सोल के साथ जुड़ा रहता था। इसे नकली बनाना इम्पॉसिबल था। हंटर्स का ग्रुप केवल एडवांस्ड हंटर्स थे, जिसे हंटर मास्टर के रैंक को प्राप्त करने के लिए अभी भी पॉइंट्स का एक पहाड़ हासिल करना था। उसके ऊपर हंटर यूनियन ने कहा था कि लोअर रैंक के हंटर अपने सीनियर्स का सम्मान करें। उन्हें अपने शिकार के लिए एक हाई रैंक्ड हंटर्स के साथ कम्पीट करने की परमिशन नहीं थी और न ही उन्हें अपने सीनियर्स की डिसरिस्पेक्ट करने की परमिशन थी। फीमेल मैजिशियन एक फैसिनेटिंग एक्सप्रेशन बनाए हुए थी और लंबे समय तक एक शब्द भी नहीं ढूंढ पाई। उनके लीडर के चेहरे पर अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन भी सख्त हो गए। अगर छोटी लड़की पहले से ही एक हंटर मास्टर थी तो उसकी पार्टी के बाकी लोगों के बारे में क्या? उन्होंने इन लोगों को कम करके आंका था। कोई आश्चर्य नहीं कि सैंड टाइगर पहले ही एक लाश में बदल गया था, भले ही वे थोड़े समय के लिए ही इसका ट्रैक खोए थे। काली दाढ़ी वाला लीडर और फीमेल मैजिशियन खुद को शर्मिंदा करने के बाद जल्दी से अपने ग्रुप के साथ भाग गए। ये लालची होने के लिए उनकी गलती थी कि जब वे पहले ही अपने शिकार का ट्रैक खो चुके थे। वे बदकिस्मत थे कि उनका सामना छुटकी से हुआ। यह केवल एक मामूली अंतराल था। ग्रुप अपने जर्नी के साथ रेगिस्तान में आगे बढ़ता रहा। रेगिस्तान उतना असीम नहीं था जितना लगता था। एक दिन से ज़्यादा की यात्रा के बाद विशाल रेत आगे बंजर पथरीली ज़मीन में बदल गई थी। चट्टानी इलाकों में सैंड टाइगर के मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी। ग्रुप ने बीस्ट से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं बच सके तो उनके पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। टीम में समीर के साथ उसने आर्मी में जो कुछ सीखा था वो बेहद ही यूज़फुल साबित हुआ। जब बीस्ट से बचना इम्पॉसिबल हो गया तो वो सैंड टाइगर को फुर्ती से डुबाकर दूर ले जाता था। टीम के लिए एक साथ 3 सैंड टाइगर्स का सामना करना कठिन था, इसलिए ज़्यादातर समय समीर चट्टानी इलाकों में घूम रहा था। उसके बाद बेवकूफ़ सैंड टाइगर्स को लुभा रहा था, इसलिए टीम सेफली आगे बढ़ती गई। इस तरह जर्नी ज़्यादातर खतरे से फ्री थी और वे फाइनली सैंड रिवर तक पहुंच गए। सैंड रिवर एक्चुअली पास के ऊंचे मैदानों से नीचे की ओर आने वाली एक सूखी घाटी थी जो हवा के कटाव से चौड़ी हो गई थी। मैप पर भी सैंड रिवर एरिया से लंबे मिट्टी के कलर की घुमावदार सांप की तरह दिखती थी। इसकी लंबाई इस रेगिस्तानी इलाके के आधे हिस्से तक फैली हुई थी और इसका सबसे छोटा हिस्सा भी 10 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ा था।